देवगढ़ राज्य की भव्यता और वैभवशाली सूर्य महल के साये में एक छोटा विनम्र घर खड़ा था, जहां वीरू अपने पिता, जो आम मोची थे, उनके साथ रहता था। वीरू न केवल मजबूत और मेहनती था, बल्कि वो अपनी ईमानदारी और शांत बहादुरी के लिए भी जाना जाता था। मोची अपने बेटे के गुणों पर गर्व करता था और उसका काम सूर्य महल के लिए उत्तम चमड़े के जूते और सजावटी चीजें बनाना था। इस कारण वीरू और उसका पिता अक्सर राजा के दरबार में आते जाते थे, जिससे वे महल के भीतर की राजनीति और जीवन शैली से परिचित थे। देवगढ़ की सुंदरता और समृद्धि के बावजूद राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित घने जंगल में एक अनसुलझा डर छिपा था, एक प्राचीन, गहरे और रहस्यमयी कालकुंड तालाब का डर। ये कोई साधारण जल निकाय नहीं था। गांव के लोग इसे जालंधर नामक एक दुष्ट दानव का निवास मानते थे, जो लालच और सत्ता के नशे में चूर लोगों को उनके किए का मजा चखाने के लिए जाना जाता था। एक दोपहर मूची और वीरू महल के कारीगरी कक्ष में अपना काम पूरा कर रहे थे, तभी दरबार से तेज आवाजें आने लगीं। मोची ने वीरू को चुप रहने का इशारा किया और दोनों ने उत्सुकता से झांक कर देखा। मुख्य दरबार में वातावरण तनावपूर्ण था। राजा महेंद्र, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन जिनकी आंखें अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी लारा के घमंड के प्रति बंद थीं, सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने राज्य का सबसे धनी और प्रभावशाली कोषाध्यक्ष जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। कोषाध्यक्ष, जिसने कल ही जंगल के किनारे रात बिताई थी, गिड़गिड़ाते हुए महाराजा से क्षमा मांग रहा था। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा करें। कोषाध्यक्ष हकलाया। मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि कालकुंड सिर्फ एक कहानी है। रात को मुझे प्यास लगी और मैंने उसका पानी पी लिया। लेकिन महाराज, वो कोई पानी नहीं था, ये दानव जालंधर था। कोषाध्यक्ष ने थरथराते हुए बताया कि जैसे ही उसने पानी छुआ, तालाब से एक काली, विशाल आकृति उभरी थी। वो दानव अपनी भयानक, जलमग्न आवाज में गुर्राया था, लालची का मजा चखाना है। और फिर पलक झपकते ही दानव ने कोषाध्यक्ष की सारी संपत्ति, सोने के सिक्के, रत्न और जमीन के कागजात पानी के अंदर खींच लिए। कोषाध्यक्ष ने अपनी जान बचाकर भागना ही उचित समझा और वो अब खाली हाथ दरबार में खड़ा था। उसका घमंड और धन दोनों नष्ट हो चुके थे। ये घटना सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा महेंद्र स्तब्ध रह गए, लेकिन ये सुनकर कि दानव ने सिर्फ संपत्ति छीनी और जान नहीं ली, उन्हें थोड़ी राहत मिली। एक ओर मोची का बेटा वीरू इन सब बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर दानव के लिए डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वो जानता था कि कालकुंड की कहानियां सच हैं, लेकिन दानव का मजा चखाने का तरीका उसे रहस्यमय लगा। दूसरी ओर राजकुमारी लारा, जो एक कोने में बैठी थीं, उसकी आंखें इस कहानी से चमक उठीं। उसने बचपन से ही जालंधर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ ग्रामीणों का डर है। अब एक शक्तिशाली मंत्री, जिसे उसने देखा था, वापस आया था, गरीब और हतोत्साहित। ये साबित करता था कि दानव वास्तविक था। लारा का घमंड और भी बढ़ गया। उसे लगा कि ये दानव उसके राज्य के लिए एक चुनौती है, जिसे उसे अपनी शक्ति और सौंदर्य से हराना है। लारा तुरंत उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अभिमान और संकल्प से दमक रहा था। पिताश्री, वो दानव जालंधर बहुत दुष्ट, उसने हमारे राज्य के एक मंत्री को लूट लिया। वो हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है। हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। महाराज महेंद्र दानव के प्रकोप से डरे हुए थे। उन्होंने बेटी को तुरंत रोका। लारा, तुम क्या कह रही हो? वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो एक प्राचीन शक्ति है, जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। हमें उससे उलझना नहीं चाहिए। ये उसकी जगह है और हमें अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें सख्ती से मना करता हूं, इस दानव के बारे में और बात मत करना। राजा ने अपने चेहरे पर पहली बार एक स्पष्ट अधिकार का भाव दिखाया। वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वो उसका अत्यधिक दुलार करते थे। लेकिन राजा के मना करने का लारा पर उल्टा असर हुआ। उसके घमंडी दिल में एक प्रतिज्ञा ने जन्म ले लिया। लारा को लगा कि उसके पिता कमजोर हो रहे हैं और वो अकेली है जो इस दुष्ट शक्ति को चुनौती दे सकती है। उसके अहंकार ने फुसफुसाया, अगर जालंधर लालची लोगों को सजा दे सकता है, तो क्या वो उतना शक्तिशाली है कि राजकुमारी के सौंदर्य और सत्ता के घमंड को चुनौती दे सके? दरबार में उस क्षण जब राजा ने बातचीत बंद करने का आदेश दिया, तो लारा के दिल में एक गुप्त और खतरनाक संकल्प बैठ गया।
वो अपने कक्ष में वापस चली गई, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से कालकुंड और उसके दानव पर केंद्रित था। वो जानती थी कि उसे जालंधर से मिलना है, उसे देखना है कि क्या वो सचमुच उतना खतरनाक है जितना बताया जाता है, और उसे साबित करना है कि वो राजकुमारी लारा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये एक व्यक्तिगत चुनौती बन गई थी। मोची और वीरू ने दूर से ये सारा दृश्य देखा। जब वे वापस जा रहे थे तो मोची ने अपने बेटे से कहा, वीरू, राजकुमारी का दंभ उसे विनाश की ओर ले जाएगा। ये दानव केवल लालची लोगों को नहीं, बल्कि सभी घमंडियों को मजा चखाने के लिए बैठा है। राजकुमारी लारा के मन में जालंधर के प्रति जो व्यक्तिगत चुनौती का भाव पनपा था, वो धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल गया। कुछ दिनों के भीतर दरबार में वापस आकर उसने जो घोषणा की, उससे पूरा महल स्तब्ध रह गया। एक सुबह जब महाराज महेंद्र सिंहासन पर बैठे थे और सेनापति विक्रम तथा राज्य के प्रमुख मंत्रीगण उपस्थित थे, लारा ने पूरी दृढ़ता से दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर घमंड और एक गुप्त संकल्प की चमक थी। पिताश्री और देवगढ़ के सम्मानित सदस्यों, उसने अपनी ऊंची स्पष्ट आवाज में घोषणा की, मुझे राज्य की समृद्धि और सुंदरता के प्रतीक के रूप में एक दुर्लभ कमल का फूल चाहिए। लेकिन वो कमल कोई साधारण कमल नहीं होगा, वो केवल और केवल कालकुंड तालाब के केंद्र में खिलने वाला होना चाहिए। लारा की इस मांग ने एक बार फिर दरबार में गहरा सन्नाटा खींच दिया। सब जानते थे कि कालकुंड का अर्थ क्या है। वो सीधा जालंधर के मुख में हाथ डालने जैसा था। महाराज महेंद्र का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। लारा, ये किस तरह का बचकाना हट है? तुम जानती हो कि वो स्थान कितना खतरनाक है। तुम्हें कमल क्यों चाहिए? आवश्यकता है पिताश्री, लारा ने अपनी बात पर जोर दिया। ये मेरी इच्छा है और मैं चाहती हूं कि जो कोई भी इस कमल को लेकर आएगा, उसे मेरी ओर से सोने और रत्नों का विशाल पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य के गौरव को साबित करने के लिए ये एक परीक्षा है। महाराज महेंद्र बेटी के इस खुले दुस्साहस से घबरा गए, लेकिन वो राजकुमारी के हठ के सामने हमेशा की तरह झुक गए। उन्होंने तुरंत सेनापति विक्रम को आदेश दिया कि वो राज्य के सबसे बहादुर सैनिकों को इस कार्य के लिए तैयार करें। सेनापति विक्रम ने भारी मन से कुछ अनुभवी सैनिकों को कालकुंड की ओर भेजा। कुछ घंटों बाद जब वे सैनिक वापस आए तो उनके चेहरे पर केवल डर और पराजित होने का भाव था। सेनापतियों के दल का मुखिया आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, महाराज, राजकुमारी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उस तालाब में कुछ भयानक है। हमने दानव जालंधर को स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हम नाव लेकर केंद्र की ओर बढ़े, पानी में भयानक हलचल शुरू हो गई। झील का पानी खौल रहा था और हमने हवा में एक विशाल काली छाया को मंडराते हुए महसूस किया। वो दानव, महाराज, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने हमारे नावों को पलटने की कोशिश की और हमें लगा कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उसका सामना असंभव है। सैनिकों की हार ने लारा के अभिमान को और भी चोट पहुंचाई। इसके बाद राजा की घोषणा सुनकर गांव के कुछ बहादुर और साहसी युवकों ने विशाल धन के लालच में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन वे भी अगले दिन असफल और डरे हुए वापस आए और उन्होंने भी वही कहानी दोहराई। कालकुंड का क्रोध और अदृश्य शक्ति जो उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। दरबार में निराशा और डर का माहौल छा गया। लग रहा था कि जालंधर ने एक बार फिर देवगढ़ के गौरव को चुनौती दी है और उसे जीत लिया है। राजकुमारी लारा, जिसे अपनी इच्छा पूरी न होने पर भयंकर क्रोध आता था, लगभग चीखने ही वाली थी। ठीक इसी गंभीर क्षण में दरबार के कोने से, जहां मोची का बेटा वीरू चुपचाप खड़ा था, एक धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज आई। महाराज, वीरू ने आगे आते हुए विनम्रता से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं वो कमल का फूल लेकर आ सकता हूं। पूरा दरबार और खासकर लारा उसकी ओर मुड़ गए। ये मोची का बेटा था, जिसकी हैसियत दरबार में केवल जूते मरम्मत करने वाले की थी। राजा महेंद्र थोड़े आश्चर्यचकित हुए। तुम, वीरू, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कई बहादुर सैनिक असफल हो चुके हैं। मैं जानता हूं महाराज, मैं कालकुंड के रहस्य को वर्षों से देख रहा हूं। मैं उस फूल को लाने में सक्षम हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लारा, जिसे ये सब नाटक लग रहा था, उपहास से हंसी। एक मोची का बेटा शर्त रखेगा? बोलो, क्या चाहिए? और भी ज्यादा सोना? वीरू ने सीधे लारा की आंखों में देखा। एक दुर्लभ कार्य जो कोई आम इंसान उसके सामने करने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं राजकुमारी, वीरू ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपका कोई धन नहीं चाहिए।
मेरी शर्त यह है कि जब मैं उस फूल को लाने के लिए कालकुंड में जाऊंगा तो आप मेरे साथ जंगल तक जाएंगी। आपको मेरे साथ तालाब के किनारे पर अकेले खड़ा रहना होगा। आपको अपनी आंखों से देखना होगा कि क्या मैं सच में वो फूल ला पा रहा हूं या नहीं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसी शर्त थी? एक राजकुमारी मोची के बेटे के साथ अकेले जानलेवा जंगल में क्यों जाएगी? सेनापति विक्रम ने तुरंत विरोध किया। यह असंभव है, राजकुमारी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, और एक मोची के बेटे के साथ अकेले। चुप रहो सेवापति, लारा ने अचानक कठोरता से आदेश दिया। वीरू की शर्त ने उसके घमंड को गुदगुदी दी थी। उसे लगा कि वीरू उसकी सुंदरता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लारा अपनी श्रेष्ठता साबित करने के इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। लारा ने वीरू की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब एक खतरनाक मुस्कान थी। ठीक है मोची के बेटे, तुम्हारी शर्त मंजूर है, उसने कहा। तुम्हें मेरा कोई धन नहीं चाहिए, तुम्हें बस मेरी कंपनी चाहिए, ताकि तुम मेरी आंखों में देख सको कि जब तुम असफल होगे तो तुम कितने तुच्छ दिखोगे। उसने महाराज महेंद्र की ओर मुड़कर अपनी अंतिम मोहर लगाई। पिताश्री, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूं। राजा महेंद्र को यह फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन लारा ने अपना फैसला सुना दिया था। उसने भारी मन से सहमति दी और शर्त तय हो गई। कुछ घंटों बाद लारा अपने सबसे महंगे कपड़ों में सजी हुई और वीरू अपने साधारण चमड़े के वस्त्रों में, दोनों ही घोड़े पर सवार होकर कालकुंड की ओर निकल पड़े। लारा के चेहरे पर दंभ और एक छिपी हुई बेचैनी थी, जबकि वीरू शांत और दृढ़ दिख रहा था। जैसे ही वे महल की सीमाओं से दूर होकर जंगल के पथरीले रास्ते पर आगे बढ़े, राजकुमारी लारा ने वीरू को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तुम जानते हो वीरू, लारा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम इस मूर्खतापूर्ण शर्त से क्या हासिल करना चाहते हो? एक मोची का बेटा हमेशा मोची का बेटा ही रहेगा। तुम उस तालाब से कुछ नहीं ला पाओगे। तुम बस अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो और मेरी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। वीरू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लारा ने अपनी बात जारी रखी। तुमने मेरी कंपनी मांगी थी, अब सुनो। अगर तुम उस तालाब से कमल का फूल लाने में असफल हुए, लारा ने रुककर अपनी आवाज को जानबूझकर और कठोर बनाया, तो मैं राजा पिता से बोलकर तुम्हें राजद्रोह और मूर्खता के लिए मृत्यु दंड दिलवा दूंगी, और तब तुम अपनी तुच्छ बहादुरी का मजा चखोगे। वीरों ने धीमी गति से अपना सिर उठाया और राजकुमारी को देखा। जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो आपको भी अपनी शर्त याद रखनी होगी। आपको बस देखना है कि क्या मैं सच में फूल ला पाया हूं या नहीं, और तब शायद आप भी अपने घमंड का मजा चखेंगी। घना जंगल अब समाप्त हो चुका था। उनके सामने भयानक और उदास कालकुंड तालाब अपनी काली स्थिर सतह के साथ फैला हुआ था, जो आने वाले खतरे की मौन चेतावनी दे रहा था। वातावरण में नमी और सड़ी हुई काई की अजीबोगरीब गंध आ रही थी। राजकुमारी लारा, जो अब तक वीरू को नीचा दिखा रही थी, कालकुंड के किनारे आकर थोड़ी सहम गई। उसने देखा कि तालाब के केंद्र में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, एक गहरे नीले रंग का कमल खिल रहा था, असाधारण रूप से सुंदर और मृत्यु के मुहाने पर। वीरू ने घोड़े को बांधा और तालाब के किनारे गया। उसने राजकुमारी की ओर देखा। हम आ गए हैं राजकुमारी, अब देखना यह है कि आप अपनी आंखों से क्या देखती हैं। जैसे ही वीरू ने पानी की ओर पहला कदम बढ़ाया, तालाब की स्थिर सतह पर भयानक उछाल आया। पानी तेजी से घूमना शुरू हो गया और एक विशाल काली छाया गहरे पानी से बाहर निकल आई। ये था जालंधर, तालाब का दानव। उसका ऊपरी हिस्सा भयानक रूप से मांसल था, लेकिन निचला हिस्सा पानी और काई से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। दानव की लाल भयानक आंखें लारा की घमंड और सुंदरता को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब, लगभग मानव जैसी लालसा का भाव आ गया। जालंधर को लारा का घमंड और उसकी सत्ता का अभिमान सोने और रत्नों के लालच से कहीं ज्यादा आकर्षक लगा। उसे लगा कि ऐसी संपत्ति को निगलना एक बड़ी जीत होगी। आह, तुम तो देवगढ़ की राजकुमारी लारा हो। जालंधर की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसमें अब एक चिकना, खतरनाक आकर्षण था। मैं तुम्हें यहां देखकर हैरान हूं। तुम्हारे घमंड की सुगंध यहां तक आ रही थी। लारा, जिसे कभी किसी ने इस तरह चुनौती नहीं दी थी, घमंड और भय के बीच फंसी हुई थी। वे कांप उठी, लेकिन अपना अभिमान नहीं छोड़ा।
दानव ने एक भयावह मुस्कान के साथ वीरू और लारा को देखा। मोची के बेटे, तुम बहादुर हो लेकिन मूर्ख। राजकुमारी, तुम खूबसूरत हो लेकिन अहंकारी। तुम दोनों मेरे मजा चखने के नियम के लिए उपयुक्त हो। जालंधर ने तब एक शर्त रखी, मैं तुम्हें वो कमल का फूल दे सकता हूं और तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 पहेलियों का जवाब देना होगा। मैं एक पहेली राजकुमारी से और एक मोची के बेटे से पूछूंगा। अगर तुम दोनों पहेलियां सुलझा लेते हो तो तुम जीतोगे, अगर नहीं, दानव ने पानी में जोरदार हलचल मचाई, तो मैं राजकुमारी को अपने अंदर संभालूंगा और उसके अभिमान का स्वाद चखूंगा। राजकुमारी लारा ने अपने जीवन के डर से वीरू की ओर देखा। वीरू ने धीरे से सिर हिलाया। वे इस खेल में अब पूरी तरह फंस चुके थे। शर्त मंजूर है, वीरू ने कहा। सबसे पहले जालंधर ने अपनी विशाल काली उंगली लारा की ओर उठाई। सुनो राजकुमारी, मेरी पहली पहेली। मैं एक राजा हूं जो ना तो सोना चाहता हूं और ना ही ताज, फिर भी मैं हर मनुष्य की सबसे कीमती चीज हूं। मैं क्या हूं? लारा, जो सिर्फ दरबार की चापलूसी और सोने के मूल्य को समझती थी, इस दार्शनिक प्रश्न पर हकला गई। उसने सोचा कि जालंधर किसी रत्न, किसी जादुई कलाकृति या शक्ति के बारे में पूछ रहा होगा। तुम शायद सबसे शक्तिशाली रत्न या किसी जादुई तलवार की बात कर रहे हो, लारा ने घमंड और डर के मिश्रण में जवाब दिया। गलत, जालंधर चिल्लाया। लालच में डूबी हुई राजकुमारी, तुम कीमती का सही अर्थ नहीं जानती हो। जैसे ही जालंधर अपनी जीत पर दहाड़ते हुए लारा को अपने पानी वाले हाथों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक तेज आवाज ने उसे रोका। रुको, वीरू चिल्लाया। जालंधर रुका। उसकी लाल आंखें वीरू पर टिक गईं। तुम अपनी हार मान चुके हो मोची के बेटे, अब राजकुमारी मेरी है। नहीं, वीरू ने मजबूती से कहा, राजकुमारी अभी भी तुम्हारी नहीं है। तुमने कहा था कि तुम हमारी एक एक पहेली पूछोगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे। दानव को यह हस्तक्षेप अप्रत्याशित लगा। एक शर्त? मोची का बेटा मुझे आदेश देगा? बोलो, क्या है तुम्हारी मूर्खतापूर्ण शर्त? वीरू ने अपनी शर्त रखी, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। मेरी शर्त यह है, दानव जालंधर, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब देने में हार जाओगे तो तुम न केवल हमें वो कमल का फूल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए ये जंगल और कालकुंड तालाब छोड़कर चले जाओगे। तुम फिर कभी किसी लालची, अहंकारी या दुष्ट व्यक्ति को मजा चखने के लिए इस जगह पर वापस नहीं आओगे। जालंधर, जिसे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, हंसा, एक भयानक गड़गड़ाहट भरी हंसी। मुझे हराना? तुम एक मोची के बेटे हो, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम मुझे ऐसी पहेली पूछो जिसका जवाब मेरे पास न हो। अगर तुम हारे तो तुम दोनों मेरे। लारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो समझ गई थी कि वीरू ने दानव के अहंकार को चुनौती दी है। वीरू ने गहरी सांस ली और जालंधर से अपनी पहेली पूछी। ये पहेली सरल थी, लेकिन सोचने के तरीके को उलझा देने वाली थी। दानव जालंधर, तुम कहते हो कि तुम लालच और घमंड का मजा चखाते हो। बताओ, इस पूरे देवगढ़ राज्य में उस मंत्री से लेकर राजा तक और इस तालाब के किनारे खड़ी राजकुमारी तक, ऐसा कौन है जो सबसे कम लालची था जब उसने तुम्हें पहली बार देखा? वो कौन था जिसने तुम्हें पहली बार देखा और सबसे कम चाहत रखी? जालंधर की लाल आंखें घूमने लगी। वो लालच और चाहत के बारे में सोच रहा था, जो हमेशा सोने, सत्ता या अभिमान से जुड़ी थी। उसने सोचा कि वो राजा महेंद्र होंगे या कोई पुजारी। वो अपनी दानवीय तर्क शक्ति से हर संभावित उत्तर की गणना करने लगा। उसने सोचा कि लारा ने उसे घमंड से देखा, मंत्री ने उसे धन के लालच से देखा, किसान ने उसे भूख के लालच से देखा। दानव, जिसने वर्षों से इंसानों के लालच और घमंड का न्याय किया था, अब खुद अपने ही नियमों के जाल में फंस गया। वो चक्कर काटने लगा। उसका जलमग्न शरीर हिलने लगा। उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था। कोई नहीं, दानव ने गुर्राया। हर इंसान जिसने मुझे देखा, वो किसी न किसी चीज की चाहत रखता था। गलत,
वीरू ने विजयी होकर कहा। तुम हार गए दानव। वीरू ने पहेली का जवाब दिया। वो व्यक्ति मोची का बेटा मैं हूं। मैंने तुम्हें पहली बार बचपन में देखा था, जब मैं अपने पिता के साथ चप्पलें लेकर जा रहा था। मुझे न तुम्हारे धन की लालच थी, न तुम्हारी शक्ति की चाहत। मैं तब भी मोची का बेटा था और मैं अभी भी मोची का बेटा हूं। मेरी सबसे कम चाहत थी, क्योंकि मुझे बस अपना काम करना था। जालंधर हिल उठा। वो समझ गया कि वीरू ने उसके मजा चखाने के नियम को ही चुनौती दी थी। दानव हमेशा उन लोगों को निशाना बनाता था जो कुछ चाहते थे, लेकिन वीरू ने पहली बार उसे एक ऐसा इंसान दिखाया जो कुछ नहीं चाहता था। उसका घमंड चूर चूर हो गया। मैं हार गया, दानव ने धीमी, लगभग दर्द भरी आवाज में कहा। दानव की भयानक आकृति धीरे धीरे सिमटने लगी। कालकुंड का पानी शांत हो गया और जालंधर ने अपनी अंतिम शक्ति से केंद्र से नीले कमल को खींचकर वीरू के पैरों के पास फेंक दिया। जाओ मोची के बेटे, तुम सच्चे हो। तुमने मेरी लालसा का मजा चखाया। दानव की आवाज गूंजती रही और कुछ ही क्षणों में वो काली छाया पूरी तरह से तालाब की गहराई में विलीन हो गई। कालकुंड अब शांत, साधारण तालाब बन गया था। जालंधर हमेशा के लिए चला गया था। राजकुमारी लारा, जो पूरी घटना की मूक साक्षी थी, अब स्तब्ध खड़ी थी। उसके हाथों में वो कमल का फूल था, लेकिन अब उसकी कीमत सोने या घमंड से कहीं ज्यादा थी। उसने पहली बार अपने जीवन में खुद को तुच्छ महसूस किया। लारा ने वीरू की ओर देखा। वो कोई मोची का बेटा नहीं था, बल्कि एक सच्चा, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने अपने निस्वार्थ भाव से पूरे राज्य को बचा लिया था। उसका सारा घमंड, सारे गहनों की चमक और उसका अहंकार कालकुंड के पानी में धुल चुका था। वीरू, लारा ने कांपते होठों से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम वास्तव में बहादुर हो। वीरू ने कमल का फूल राजकुमारी के हाथों में सौंपा। राजकुमारी, मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था। आपने अपनी आंखों से देखा कि मैंने कमल ला दिया। अब महल चले। लारा चुपचाप वीरू के पीछे महल की ओर चल पड़ी। वो जानती थी कि उसे अपने मजा चखने की सजा मिल चुकी है। वो सबक सीख चुकी थी। सबसे बड़ी शक्ति न तो सत्ता में है और न ही सोने में, बल्कि बुद्धिमानता और निस्वार्थता में है। इसलिए दोस्तों, जीवन में किसी को भी कम न समझें, क्योंकि जिसे आप अपने से कमजोर समझ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो आपको इस कम करके दिखा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलो, आज आप इस कहानी से क्या सीखे, जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।